इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को पूरा ख़त्म कर लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रेगुलेशन नंबर 3 को कंप्लीट किया है और इस वीडियो में हम रेगुलेशन नंबर 4 से लेकर 9 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेगुलेशन नंबर 4 एनुअल रिटर्न्स के बारे में बताता है। पिछले में हमने पढ़ा था कि ओपनिंग ऑफ अ माइन, ठीक है, नोटिस फॉर ओपनिंग। नोटिस फॉर ओपनिंग, जब कोई माइंस खुल गया, वो चल रहा है बिल्कुल सही से, तो उसके इनकम का ब्यौरा एनुअल रिटर्न्स के माध्यम से दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एनुअल रिटर्न के माध्यम से दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलेशन 4 जो है वो एनुअल रिटर्न है, ठीक है। तो कब हमें एनुअल रिटर्न्स भरना होता है? अगर माइंस बिल्कुल सही सलामत चल रही है तो उस केस में हमें हर साल फरवरी में, ठीक है, हर साल फरवरी में पहली तारीख को एनुअल रिटर्न भरना होता है। लेकिन क्या हो अगर माइंस क्लोज हो जाए, अबंडन हो जाए और डिसयूज्ड हो जाए? इन तीनों के बीच में फ़र्क पता होगा आपको। अबंडन्ड का मतलब होता है कि देयर इज़ नो फ्यूचर स्कोप। इट मीन्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन माइंस इन फ्यूचर ऑल्सो। उसके बाद आता है डिसयूज्ड वर्किंग। डिसयूज्ड का मतलब होता है कि अभी हम उसे यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आना जाना माइंड्स में होता है, ठीक है। देयर इज़ अ वे टू गो इनसाइड एंड कम। इसका मतलब है कि अंदर कुछ ऐसा खतरा नहीं है, बस अभी हमने उस माइंड्स को बंद कर रखा है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डिसयूज्ड वर्किंग। और डिसकंटिन्यूड क्या होता है? डिसकंटिन्यूड का मतलब होता है कि अंदर खतरा है। फ्यूचर में भले हम जब वो खतरा ख़त्म हो जाएगा तो काम करेंगे, लेकिन अभी उस माइंस में आना जाना नहीं होता है। तो तीनों ही केस में माइंस बंद ज़रूर होते हैं, लेकिन तीनों का केस अलग अलग है। तो आप इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला केस देख लेते हैं। जब माइन अबंडन रहेगा, उस केस में 60 दिन के लिए अगर किसी माइन को बंद कर देते हैं और वो माइन अबंडन है कि अब हम उसमें फ्यूचर में कोई वर्किंग नहीं करना चाहते, तो वैसे केस में हमें 30 दिन, ठीक है, 30 दिन के भीतर नोटिस एनुअल रिटर्न भरना होता है। 60 दिन हो गया, उसके बाद आज मैंने माइंस मान लीजिए बंद कर दिया और 60 दिन हो गए माइंस को बंद किए हुए। 60 दिन के ख़त्म होने के बाद जो अगला 30 दिन होगा उसमें मुझे रिटर्न को भर देना है, ये कह रहा है। उसके बाद का पॉइंट है डिसयूज्ड वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग। डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या होता है कि फ्यूचर में काम करेंगे लेकिन अभी उसमें हम अंदर नहीं जा रहे, ठीक है। तो अगर डिसकंटिन्यूड वर्किंग है तो उस केस में 90 दिन, 60 दिन तक डिसकंटिन्यू होगा और उसके बाद 90 दिन टाइम होता है कि आप एनुअल रिटर्न भर सकते हैं। और अगर ओनरशिप चेंज हो जाता है माइंस का, तो उस केस में भी आपको 30 दिन के भीतर रिटर्न को भरना होता है। ये हो गया रेगुलेशन 4। ये चीज़ है रेगुलेशन नंबर 5, नोटिस ऑफ अबंडनमेंट, क्लोज्योर और डिसकंटिन्यूएंस। अब बात ये है कि सबसे पहला जो रेगुलेशन नंबर 3 था इस चैप्टर का, वो था ओपनिंग के लिए। उसके बाद हमने एनुअल रिटर्न्स कब कब भरना है चला। इसके सीक्वेंस को आप समझिए। माइंस को मैंने ओपन किया, माइंस सही चल रही है तो भी रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर हमने बंद कर दिया 60 दिन के भी 60 दिन तक के लिए अगर कंटिन्यू बंद कर देते हैं, उस केस में भी एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर सही चल रहा है तब तो कोई बात नहीं। अगर माइंस बंद हो जाती है तो एनुअल रिटर्न तो 60 दिन के बाद भरना ही पड़ेगा। 60 दिन तक अगर बंद हो जाता है तो 30 दिन का नोटिस है, 90 दिन का नोटिस है इन केस ऑफ अबंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस। लेकिन और भी नोटिस होता है। एनुअल रिटर्न का था वो,
और ये नोटिस है। तो एनुअल रिटर्न तो भरना ही होता है, लेकिन साथ में नोटिस भी देना पड़ेगा 60 दिन के लिए अगर मैंने माइंस बंद कर दिया। तो उस केस में अगर मैंने जान के बंद किया, ये पहला केस, इफ़ द माइन इज़ इंटेंडेड टू क्लोज 60 दिन के लिए, अगर इंटेंडेड होता है कि मैं बंद करूँगा और 60 दिन तक ये माइंस बंद रहेगा, ऐसा अगर आपको पता है, तो 30 दिन पहले आपको, अगर कल से एक महीने बाद से माइंस बंद करनी है, तो आपको आज नोटिस देनी पड़ेगी, तब जाके आप माइंस को बंद कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है कि आप नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी बंद करना पड़ गया, तब तो 30 दिन का पता ही नहीं चलेगा। आप आज कुछ आज ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया और कल माइंस को बंद करना पड़ गया, उस केस में क्या फांसी हो जाएगी? नहीं, फांसी नहीं होगी यार। तो वैसे केस में अगर बंद हो जाता है तो सेकंड पॉइंट उसी को डील करता है। तो आज अगर आपको माइंस बंद हो गया, तो मुझे नहीं पता कि कितने दिन के लिए बंद हुआ, अचानक से बंद हुआ है ना। अगर मैं इंटेंडेड हुआ, इंटेंशन से बंद मैं कर रहा हूँ, तो आज अगर मैं 60 दिन के बाद मैं जान रहा हूँ कि 60 दिन तक बंद रहेगा, तो मैं नोटिस दे दूँगा। लेकिन आज कोई हादसा हो गया माइंस में, या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ हो गई जिसके कारण कल माइंस को बंद करना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी और एक हफ्ते में माइंस वापस से खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो 60 दिन तक चला रहा, 60 दिन तक माइंस बंद हो गया। तो उस केस में आपको 60 दिन जैसे ही ख़त्म होता है, उसके बाद 7 दिन का 7 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। उस दौरान आपको सारे नोटिस देने पड़ेंगे कि ऐसा ऐसा केस है, ठीक है। अब चलिए, माइंस बंद हो गया, अब उसे रीओपन करना है। फ्लो को समझिए आप, ये CMR जो है बहुत ही फ्लो में लिखा गया है। आप अगर रैंडमली याद करने की कोशिश करेंगे आर्टिकल्स को तो याद नहीं होगा, लेकिन फ़्लो को अगर आप समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले हमने माइंस को ओपन किया, उसके बाद एनुअल रिटर्न्स भर रहे हैं, उसके बाद माइंस क्लोज हो जाता है, उसके बाद माइंस रीओपन होता है। समझ रहे हैं आप? हर केस को ये कंसिडर कर रहा है। तो माइन का जब रीओपनिंग होगा तो ये तो सेम प्रोसीजर है जैसा कि ओपनिंग के टाइम पे होता था, है ना। तो हमें 30 दिन का प्रायर नोटिस जैसे कि हम देते थे ओपनिंग के टाइम पे, वैसे ही देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आफ्टर रीओपनिंग जो ओनर, एजेंट और मैनेजर है, सेल कम्युनिकेट द एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग टू CI, RI और DM। ऐसा हो सकता है ना कि मैंने परमिशन लिया था कि मैं इस डेट को खोलूँगा माइंस, लेकिन किसी कारणवश 2-3 दिन लेट हो जाता, तो इसमें प्रोविज़न है कि आप जिस दिन रीओपन करते हैं उसके मतलब आपको एक्चुअल डेट जिस दिन आपने रीओपन किया है वो आप कम्युनिकेट कर दें चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल में। 7वां नंबर, अब रिटर्न नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप, अपॉइंटमेंट, एजेंट और मैनेजर। अब बात क्या हो गई कि माइंस का सारा केस हमने ले लिया, ओपन करना है, एनुअल रिटर्न भरना है, क्लोज़ करना है, रीओपन करना है। अब क्या होगा, अब माइंस का मालिक बदल देते हैं, ठीक है। माइंस का मालिक बदल देते हैं या फिर कोई नया मैनेजर अपॉइंट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो मालिक कौन हो सकता है माइंस का, सबसे पहले ये समझना होगा। हम उसे बदलने जा रहे हैं, तो माइंस का मालिक होगा कौन। तो ये देखिए, ये सारे माइंस, कोई इंडिविजुअल भी माइंस का मालिक हो सकता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जनरली कोई प्राइवेट फर्म होती है या फिर कोई नहीं, कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। पार्टनर्स फर्म हो सकता है, एक फर्म है जो कि जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो वैसे लोग मिलके भी एक कंपनी खोल सकते हैं। मेंबर्स का एसोसिएशन है, एसोसिएशन में मेंबर, फर्म और एसोसिएशन अप्रॉक्सीमेटली सेम है। इसमें मेंबर्स
कहते हैं इंडिविजुअल को, और उसमें पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है। और अगली आ गई कि कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है पीएसयू, जैसे कि सीआईएल, तो ऐसी कंपनी भी ओनर हो सकती है। तो ऐसे केस में डायरेक्टर के चेंज होने पे, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, उसके केस में शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है, मेजर शेयर होल्डर्स। तो इन सब के चेंज होने पे कोई इंडिविजुअल है वो चेंज हो सकता है, पार्टनर फॉर्म में कोई एक पार्टनर चेंज हो गया, दो पार्टनर चेंज हो गया, मेंबर्स चेंज हो गया एसोसिएशन के, पीएसयू का डायरेक्टर चेंज हो जाता है, या फिर प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर चेंज हो जाता है, या शेयर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, ऐसा कोई चेंज होता है तो फिर 7 दिन के भीतर हमें इन्फॉर्म करना होता है चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। इसके साथ साथ है कि माइंस का ही नाम चेंज कर दिया, जैसे कि माइंस का कुछ नाम है जामाडोगा कोलरी, इसका नाम चेंज करके कर दिया आमाडोगा कोलरी। बात का मतलब है, सीरियसली मत ले लीजिएगा। तो ऐसे केस में भी इन्फॉर्म करना होगा। ओनर का एड्रेस चेंज हो जाता है, ओनर भैया कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, ओनरशिप ऑफ द माइंस, ओनरशिप चेंज हो जाती है या ओनर का एड्रेस चेंज हो जाता है, तो ऐसे केस में हमें इन्फॉर्म करना होता है चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर को। जब ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, प्रीवियस ओनर जो होता है नए ओनर को सारी जिम्मेदारी, कागज, जवाहर क्या बोल रहा हूँ, हीरे जवाहरात नहीं, हीरे जवाहरात नहीं होता, लेकिन जो भी चीज़ होती है उनके पास, पुराने वाले के पास जो भी चीज़ है वो नए वाले को ट्रांसफ़र करके जाता है, ठीक है, 7 दिन के भीतर। पहले तो 7 दिन का टाइम है ट्रांसफ़र के लिए कि बताओ आज ट्रांसफ़र अगर हुआ है, ठीक है, तो 7 दिन के भीतर बताओ, और उसी 7 दिन के भीतर आपको सारी चीज़ें भी ट्रांसफ़र करनी है। क्या क्या ट्रांसफ़र करना होता है बताइए। जितना भी प्लान है, सेक्शन है, माइंस का जो भी प्लान है, ठीक है, मैप्स हैं, रिपोर्ट है, रजिस्टर में सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि कौन कौन लोग हैं, वो कितने देर काम, मतलब कब कौन अंदर जाता है, कौन बाहर जाता है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कौन परमानेंट है, कौन कॉन्ट्रैक्ट पे है, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें बता के जानी होती है। और वही बात है, मालिक को फिर बताना पड़ेगा, सीआई को बताइए कि एक्चुअल आपने कब ट्रांसफ़र किया और सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी या नहीं की, सारी चीज़ें नए ओनर को दे दी या नहीं दी, तो वो दोनों को कंफर्म करना होता है। अरे ये बचपन वाली बात है यार, कि जाओ बेटा चॉकलेट खा के, चॉकलेट लेके आ जाओ और उसको दे देना, उसके बाद फिर जाके उससे भी कंफर्म करना कि हाँ दिया था ना चॉकलेट। तो वही वाली बात है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि जब कोई टर्मिनेशन या फिर अपॉइंटमेंट होता है, कि नया मैनेजर रख लिया हमने, नया इंजीनियर रख लिया, सर्वेयर रख लिया, ठीक है, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये सारे लोग अगर इनका अपॉइंटमेंट नया होता है तो उस केस में भी 7 दिन के भीतर बताना होता है, ठीक है। तो जनरली है कि कोई भी चेंज होता है ओनरशिप में, अपॉइंटमेंट में, ठीक है, तो उस केस में हमें 7 दिन के भीतर बताना होता है, ये भी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का नोटिस कैसे देना है आपको। कोई भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले एक्सीडेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है कि डेंजरस ऑकरेंस, ठीक है, और दूसरा पार्ट है एक्सीडेंट।
डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सीडेंट यानी कि सीरियसली बॉडीली इंजरी या फिर परमानेंट लॉस ऑफ एनी बॉडी पार्ट्स और फलाना ढिकाना, मतलब जिसमें ज़्यादा नुकसान हो, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे चीज़ को बोलते हैं एक्सीडेंट। और डेंजरस ऑकरेंस किसको बोलते हैं? ऐसा ऑकरेंस जिसमें लॉस तो हो लेकिन वो सीरियस ना हो। जैसे कि हाथ कट गया, मतलब कट के अलग नहीं हो गया, हल्का सा कट गया, ठीक है, ऐसा हो जाए। या फिर हल्का सा माथा में चोट लग जाए, माथा फट गया, ठीक है, तो वो सब हल्का फुल्का चलता है। तो अब देखिए, ये डेंजरस ऑकरेंस अगर आपका होता है तो 24 घंटा में बताना है। कोई भी चीज़ हो, डेंजरस ऑकरेंस हो या फिर एक्सीडेंट हो, 24 घंटा के भीतर आपको नोटिफाई करना है CM, DM और RI को। इन तीनों को आपको बताना ही है। और अगर कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई सीरियस एक्सीडेंट होता है जिसमें परमानेंट लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स हो जाता है, तो भी 24 घंटे। लेकिन उसमें अंतर क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप CI, DM और RI को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी डेंजरस ऑकरेंस या फिर एक्सीडेंट होता है तो 24 घंटे के भीतर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, इनको भी इन्फॉर्म करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, उनके परिवार वालों को या फिर उनके नज़दीकी रिश्तेदार को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि जो रीज़न है वो इलेक्ट्रिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर से शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके कारण आग लग गई और किसी की जान चली गई, बात का मतलब, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो होता है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल, उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। अगली चीज़ है कि अब तो घटना हो गया, घटना जो हो गया उसका नोटिस 14 दिन तक एक स्पेशल वाइट बोर्ड होता है, वहाँ पे लगा के रखना होता है ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे ये चीज़ हुई है हाल फिलहाल में, तो सावधानी से रहें, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इज़ पर्टिकुलर ऑफ पर्सन, जो भी उस हादसे में इन्फेक्ट हुए हैं उनको उनकी लिस्ट 7 दिन के भीतर, विद इन 7 डेज, ठीक है, 7 दिन के भीतर हमें भेजना होता है CI RI को। और जब भी वो बंदे, जैसे कि 4 बंदे इन्फेक्ट हुए थे और चारों के चारों वापस आ गए 1 हफ्ता के बाद, है ना, ज़्यादा चोट नहीं लगा था और सारे लोग वापस आ गए, तो जब से वो वापस आए हैं उसके बाद से 15 दिन का टाइम होता है, हमें इन्फॉर्म करना होता है CI और RI को कि भैया ये वापस आ गए हैं बिल्कुल सही सलामत, ठीक है, ये ठीक हो गए हैं। तो ये था रेगुलेशन नंबर 8। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलेशन देख ही रहे हैं आप कि अगर किसी पर्सन को डिजीज़ हो जाता है माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड, अब डिजीज़ जो है वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिजीज़ है, ये यहाँ पे नाम चेंज कर लेना है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट नहीं होगा, ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, डिजीज़ इन माइंस, ठीक है, माइंस डिजीज़। तो हटा लें इसको। अगर कोई पर्सन जो है जिसको कोई डिजीज़ हो जाता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल बुक में लिखा हुआ है कि हाँ ये माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड डिजीज़, वो आगे आपको पता चलेगा, ये सेक्शन 25 लिखा है ना। सेक्शन 25 यानी कि याद कीजिए, सेक्शन मतलब माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन है। इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सा डिजीज़ है जिसको हम माइनिंग डिजीज़ कह सकते हैं,
ठीक है। तो ये सारे डिजीज़ को अगर हो जाता है तो 3 दिन के भीतर, आप देखिए इसको, 3 दिन के भीतर हमें नोटिफाई करना होता है CIRI और DM को, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को और कंपनसेशन अथॉरिटी को, कि ये बंदा है जिसको डिजीज़ हुआ है। 3 दिन के भीतर बताना होता है। जब भी पता चले तो कौन बताएगा? ओनर, एजेंट, मैनेजर, एक ही बात है। तीनों एक लोग भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब आते हैं सेक्शन 25, नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीज़ पे। तो इसमें क्या कहा गया है? इफ़ अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स एनी डिजीज़, सेम चीज़ लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है यहाँ से हमें रिडायरेक्ट किया गया था कि आप सेक्शन 25 में जाइए। जब हम सेक्शन 25 में गए तो यहाँ पे बोला गया है कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में जाइए, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सा डिजीज़ माइनिंग डिजीज़ कहलाएगा। और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर किसी डॉक्टर को, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर को पता चलता है किसी पर्सन के बारे में इलाज करते हुए, या फिर कुछ किसी कारणवश इलाज करवा रहा है वो उसके पास, और उसको पता चलता है कि उसको माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड डिजीज़ हो गया है, तो उसे चीफ इंस्पेक्टर को बताना होगा कि ये बंदा है जिसको माइनिंग से रिलेटेड डिजीज़ हो गया है, ठीक है। और वो जब बता देगा तो चीफ इंस्पेक्टर जो है वो अपने डॉक्टर से, सर्टिफाइंग सर्जन भी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही होता है, लेकिन एक होता है ना कि आपका फैमिली वकील, और एक होता है जनरल जो सबके लिए काम करते हैं, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का समझ लीजिए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटॉर्नी जनरल हो गया और एक नॉर्मल कोर्ट में काम कर रहा वकील, तो उसी तरह का कुछ डिफरेंस है यहाँ पे। तो सर्टिफाइंग सर्जन उनका अपना डॉक्टर होता है जो कंफर्म करता है कि हाँ भैया इनको डिजीज़ है या नहीं है। अगर डिजीज़ होता है तो फिर उनको कंपनसेशन दिया जाता है बंदे को, ठीक है। और डॉक्टर को भी उसकी फ़ीस दी जाती है कि हाँ ठीक है, आपने बताया, आपको फ़ीस हम दे रहे हैं। और ये जो फ़ीस डॉक्टर को दी जाती है ये रिकवर किया जाता है किससे? ओनर से, माइंस के ओनर से रिकवर किया जाता है, ये बोल के कि अरियर ऑफ, ये जो है लैंड रिवेन्यू का अरियर है, आपका लैंड रिवेन्यू, पीछे का लैंड रिवेन्यू के तौर पे इसको वसूल किया जाता है। लेकिन ऐसा हो कि डॉक्टर को पता चल जाए और वो बताए नहीं चीफ इंस्पेक्टर को, तो उस केस में डॉक्टर को भैया बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, और उसको पनिशमेंट हो सकती है, और बहुत बड़ा अमाउंट उसको फाइन में देना पड़ता है, 50 रुपये का, समझ रहे। तो किसी डॉक्टर को अगर ये मतलब नहीं बताते हैं तो ठीक है, समझ रहे ना कितना खतरनाक है। सेक्शन 25, माइनिंग डिजीज़ेस। माइनिंग डिजीज़ेस कौन कौन से होते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जांपल ऑफ माइनिंग डिजीज, एस्बेस्ट, मार्क कर लेना, एस्बेस्टोसिस, ठीक है, सिलिकोसिस, कैंसर, लंग कैंसर, नोजल कैंसर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ सल्फर डाइऑक्साइड से जो होता है, ठीक है, ये देख सकते हैं। एफिमसीमा, एम्फीसीमा डिजीज़ हो गया, स्किन डिजीज़ हो गया, हियरिंग लॉस हो गया, ठीक है। तो ये सारे माइनिंग डिजीज़ में आते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का जो चैप्टर 2 है वो ख़त्म होता है। लास्ट देख लीजिए, सर्टिफाइंग सर्जन क्या होता है। ये बंदा एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है, ही कैन ऑथराइज। अब अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ पे नहीं है या अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सर्टिफाइंग सर्जन, तो वो अपने बिहाफ में किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है ताकि वो उसके पावर को एक्सरसाइज कर सके। लेकिन हाँ, ऐसा कोई भी पर्सन जो माइनिंग बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, उसके प्रॉफिट में किसी तरह से इंटरेस्टेड हो, ठीक है, जैसे कि ओनर, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ओनर अपने आप को ही सर्टिफाइंग सर्जन बना ले, ठीक है।
या फिर सर्टिफाइंग सर्जन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई माइंस का ओनर है, उसे ही सर्टिफाइंग सर्जन बता दे कि चलो ठीक है तुम मेडिकल भी देख लेना। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो बायस्ड उसकी थिंकिंग होगी। वो अपने माइंस के प्रॉफिट के लिए, माइंस से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने प्रोफेशन के साथ चीटिंग कर सकता है, सर्जन के प्रोफेशन के साथ। हो सकता है किसी को बीमारी हो और वो बोल देना इसको कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल फिट है काम करने के लिए, जाओ भैया काम करो। बंदा तो काम कर करके मर जाएगा। ठीक है, तो ये सारा काम होता है सर्टिफाइंग सर्जन का। और यहाँ देख सकते हैं आप, मेडिकल सुपरविज़न भी करना होता है उसे, एग्ज़ामिनेशन करना होता है, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करना होता है लोगों का जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो तो आज यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब हम नया चैप्टर 3 लेके आएंगे हम, और प्रोबेबली एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारा आर्टिकल उसका ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा आर्टिकल है नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो में फिर देखते हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं 2 वीडियो में मैक्सिमम बना दूंगा, लेकिन वैसे कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में ही सारा चैप्टर ख़त्म हो जाए, क्योंकि टोटल 17 चैप्टर है CMR में, और 17 वीडियो काफ़ी है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर वीडियो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना चैनल पे, तो खोजने में भी दिक्कत होती है। तो 17 वीडियो रहेगा, एक वीडियो एक दिन में देखो, 17 दिन में पूरा CMR ख़त्म, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, है ना। चलिए मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो में ले आऊँ। और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को, ये सीरीज है, पिछला वाला आपने देखा होगा, ये चैप्टर 2 ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। और सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे ही नई वीडियो आएगी। ठीक है, चलिए गुड बाय।